चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें आज हम आपको करैरा विधानसभा लेकर चलेंगे। तो अब बात सत्ता के संग्राम की। तो साल 2018 में करैरा सीट पर बसपा के प्रागी लाल जाटव ने चुनाव लड़ा था। वह कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। करैरा समेत ग्वालियर के कई विधानसभा सीटों पर जाटव वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने बीएसपी के साथ ही जाटव वोट बैंक साधने के लिए प्रागीलाल जाटव को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। प्रागीलाल ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ ही सत्य प्रकाशी समेत कई बीएसपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस से शामिल हुए। वहीं इनके पहले करैरा में कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए थे। देखा जाए तो आगामी उपचुनाव को लेकर पाला बदलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस अदला बदली में भी कौन मजबूत और कौन कमजोर है, इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले करैरा की देखते हैं रिपोर्ट। करैरा में उपचुनाव की जंग है, जिसमें क्या एक बार फिर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी या बीजेपी की वापसी होगी? क्या बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी? निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब नतीजों से मिलेगा, लेकिन उसके पहले उपचुनाव को लेकर इस सीट पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचने लगा है। करैरा से पूर्व विधायक जसवंत जाटव की बीजेपी से उम्मीदवारी लगभग तय है, जबकि कांग्रेस को उम्मीदवार फाइनल करने के लिए माथापच्ची करनी होगी, क्योंकि यहाँ टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी से कांग्रेस में आए प्रागीलाल जाटव को टिकट मिल सकता है। इस सीट पर हुए बीते 3 चुनावों को देखें तो इसमें 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जसवंत जाटव ने करीब 15,000 मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार को हराया था। तो वहीं 2013 में कांग्रेस को शकुंतला खटीक ने जीत दिलाई। उन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश खटीक को लगभग 10,000 मतों के अंतर से पराजित किया था, जबकि इससे पहले 2008 में बीजेपी के रमेश प्रसाद खटीक जीते थे। साल 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17,000 मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। इनमें से सर्वाधिक करीब 45,000 मतदाता जाटव हैं, जबकि लोधी, यादव, ब्राह्मण, गुर्जर प्रत्येक समाज के 10 से 12,000 के आसपास वोटर्स हैं। विकास के लिहाज से ये विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा है। पेयजल की समस्या है, बिजली कटौती में कमी नहीं आ रही है, सड़कें खस्ता हाल हैं, अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, वहीं उद्योग नहीं होने पर बेरोजगारी चरम पर है। अब ऐसे में यहाँ किस दल को जीत मिलती है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो करैरा के उपचुनाव में किसी कामयाबी मिल सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करैरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे स्वराज संवाददाता हृदय पाठक, और इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से भी। रमेश जी, करैरा के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं। हालांकि 2013 में आप भी जानते हैं बीजेपी की लहर थी, उस दौरान भी शकुंतला खटीक कांग्रेस से जीत गई थी 10,000 मतों से। फिर उसके बाद जसवंत जाटव जीते, लेकिन अब जसवंत जाटव बीजेपी में है और बीजेपी का वोटर, कैडर बेस वोटर, कार्यकर्ता सब उनके साथ है, सिंधिया जी भी साथ में है। ऐसे में दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी के मजबूत प्रत्याशी जिनका खुद का अपना वोट बैंक है, लगभग 40 से 45,000 वोट वो पाते रहे, वो अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। मुकाबला कैसा होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि आपने भी कहा, करैरा में मुकाबला वाकई बहुत दिलचस्प होगा। करैरा में बाकी सब के अलावा अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वहां पर लगभग 5 कॉर्नर हमको आकर के मिलते हैं। करैरा में एक बड़ी संख्या में मतदाता है जो प्रो महाराज है, प्रो महल की राजनीति वहां पर चलती है, और कांग्रेस में ही बड़ी संख्या में एक मतदाता का वर्ग वो भी था जो एंटी महल है। अब चूंकि महाराज भाजपा के भीतर साथ आ गए, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के भीतर का महाराज प्रो और कांग्रेस का महाराज प्रो, ये सारे के सारे अब भाजपा में के साथ आ जाएंगे। लेकिन भाजपा के अंदर जो एंटी महाराज ग्रुप था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान दे सकता है अब नए उम्मीदवार को। दूसरी एक बात आती है, बीएसपी से भले ही चाहे एक दमदार उम्मीदवार यहाँ आ गए, लेकिन वहां पर बीएसपी का एक अपना वोट बैंक भी है। बीएसपी किसी को भी यदि खड़ा करती है तो संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष बनेगा करैरा में। ऐसी स्थिति में वो प्रत्याशी जीत पाएगा
जो मैन टू मैन कनेक्शन पर ज्यादा जोर देगा। दूसरा, कहीं ना कहीं भाजपा यदि अपने कैडर को उसमें काम में लगा सकेगी, पिछले 2 चुनाव से भाजपा वहां से जीत रही है। एक चुनाव उन्होंने 10,000 से हारा, एक 15,000 से हारा। यदि भाजपा का कैडर सक्रिय रहा, मान करके चलिए कि अब चूंकि कांग्रेस के विधायक को भाजपा में आ जाने से, मान करके चलिए कि कांग्रेस से एक बड़ा वोट का प्रतिशत भी भाजपा में आया है, जो कम से कम महाराज को समर्थक वाला वोट प्रतिशत आया, तो ऐसी स्थिति में भाजपा उम्मीदवार को थोड़ी दम तो मिलती है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि भाजपा का अपना कैडर भी ताकत के साथ लग जाए। अगर भाजपा का कैडर ताकत के साथ नहीं लगा तो मैं समझता हूं थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। हमारे संवाददाता हृदय पाठक है। हृदय, क्या स्थिति बनेगी करेरा में, खासकर प्रागीलाल के कांग्रेस में जाने के बाद? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रागीलाल जी क्योंकि पूरे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और इसी वर्ष से कांग्रेस में आए हैं। हाँ। और खास बात यह है कि जसवंत जाटव से जो करेरा की जनता है वो नाखुश है, उनके काम से बिल्कुल नाखुश है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा प्रागीलाल जी जाटव को और कांग्रेस से टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस को वहां पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो 15-16 महीने में ही कैसे जसवंत जाटव से जनता उनके काम को लेकर नाखुश हो गई? भाई 5 साल के लिए चुना था, 5 साल काम करने को मिलता है, 15 महीने में ही कैसे नाखुश हो गई? 15 महीने में उन्होंने एक तो जातिवाद का वहां पे वो जातिवाद घोल दिया था पूरे क्षेत्र में। जहां तक मेरी सूत्रों से जानकारी मिली तो उन्होंने अपने समाज के लिए ज्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया और उत्खनन पे ना कहीं जोर दिया, ना कोई एक साल में ना कोई विकास काम हुआ, न जनता के हृदय से एक मिनट रोकेंगे। भाजपा जसवंत जाटव जी हमारे साथ खुद दूरभाष पे जुड़ गए हैं। जसवंत जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसवंत जी, जो हमारी रिपोर्ट है वो बता रही है कि प्रागीलाल जी के कांग्रेस से आने के बाद अब आपकी कठिन डगर जो है वो थोड़ा कठिन हो गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन कभी सरल नहीं होते जी। इलेक्शन कठिन ही होते हैं और कठिन को ही लड़ा जाता है जी जी जी, कठिन को ही लड़ा जाता है, बात सही कही आपने। लेकिन एक बात ये आई कि जातिवाद को लेकर के आपने 15-16 महीने में जातिवाद को बहुत तवज्जो दी और प्रागीलाल जी भी उसी से है, तो वो वोट बैंक भी जाते रहे, कांग्रेस की भी वोट बैंक उनके पास जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने इस्तीफा दे के भूल तो नहीं कर दी? जी जी, बोलिए जसवंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जसवंत जी, लगता है नेटवर्क पे नहीं आ पाया। जी हृदय, आप बता रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि 15-16 महीने में ही कैसे एकदम अच्छा। दूसरा, अगर जातिवाद को महत्व दे रहे हैं तो प्रागीलाल जाटव भी तो जाटव समाज से ही है। जी सर, प्रागीलाल जाटव भी तो जाटव समाज से हैं। नहीं, जाटव समाज से है क्योंकि प्रागीलाल जी का स्वभाव इतना सरल है बॉस जी कि हर जनता उनसे स्वाभाविक चश्मे है और इनके स्वभाव से नाखुश है जनता वहाँ की। अच्छा, इनके स्वभाव 15 महीने में नाखुश हो गई? 15 महीने में उनसे चर्चा होती है, कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो उनसे जनता ने एक जुड़ाव चाहा था, जुड़ाव उनसे हो नहीं पाए 15 महीने में भी। अच्छा, प्रागीलाल के अलावा शकुंतला जी का चुनाव जीती थी, फिर उनका टिकट काट दिया। अगर शकुंतला जी लड़ती है तो? शकुंतला जी लड़ती है, खटीक अगर किसी के खटीक समाज को टिकट मिलता है वहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जसवंत जाटव को टिकट मिलता है तो खटीक शकुंतला खटीक वहाँ से फाइट कर जाएंगे। चलिए एक मिनट, फिर जसवंत जी हमारे साथ फिर आ गए हैं। जसवंत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी जी। जसवंत जी, हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आपने भी कहा कठिन होता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने इस्तीफा देके भूल कर दी कोई? देखिए, मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने अपने मध्य प्रदेश की आम जन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम लेके आए हैं जी। जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 15 साल में सरकार में जो जनता के इसमें लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, जिससे आम जन जन को लाभ पहुंचा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ। हम जिन वादों के आधार पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेके आए थे, हमने जो वादे वचन पत्र में जो वादा किया था आम जन से, उसमें हम बिल्कुल
उस समय निभा नहीं पाए। हमारी प्रदेश की सरकार ने उन वादों का कोई ख्याल नहीं किया और हमारे नेता श्रीमंत सिंधिया जी ने लगातार चेताने का काम किया सरकार को, और सरकार ने, उस सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने इस पर कतई ध्यान नहीं दिया। तो हम केवल और केवल आम जनता के हित के लिए, राष्ट्र के लिए हमने अपने त्याग पत्र दिए हैं और हमें अपने त्याग पत्र देने पर गर्व है कि हमने बेहतर किया है और अच्छा किया है। हमने जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है जी। लेकिन 15 महीने में कैसे जग विरोधी सरकार हो गई? आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे ना, जो भी काम उन्होंने वादा किए थे 5 साल तक पूरा करते। जी, आपने सुना होगा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे, उन्होंने आपके भोपाल में मंच से बोला था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए का। आपके सामने पड़ा है, किस किसका हुआ है 2 लाख रुपए का कर्जा? अच्छा जसवंत जी, हमारे साथ आप इसको क्या मानते हैं? नहीं, ये तो आप लोग राजनेता ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमारे साथ दिनेश परिहार जी भी हैं, वो ज्यादा बेहतर बता देंगे कांग्रेस से। जसवंत जी आप हमारे साथ रुकिएगा। दिनेश जी हमारे साथ आ गए हैं। दिनेश जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। जी भैया नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, हमारे साथ जसवंत जाटव जी भी हैं। वो बोल रहे हैं कि कमलनाथ सरकार पूरी तरह से असफल रही है, जन विरोधी काम कर रही थी, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको इस्तीफा देने पे गर्व है। देखिए भाई साहब, ये तो अभी इन्हीं के कार्यकाल में जब यहाँ से विधायक थे माननीय सिंधिया जी, जो यहाँ से खुद मंच पे आके घोषणा की थी 700 करोड़ रुपए करेगा शिवपुरी जिले के कर्जा माफ किया था, इन्हीं की। अभी मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूं, सारी वीडियो है और वो क्या कहते उसकी अखबार की कटिंग है, और जिन जिन का कर्जा माफ हुआ वो भी आपको भेज दूं। ये तो इनकी सरासर गलत है कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। अभी ये बोल ही रहे थे कि आप बता दीजिए, हमसे ही पूछ रहे थे वो कि 2 लाख का किसका कर्जा माफ हुआ? 2 लाख का तो हुआ नहीं दिनेश जी, 50,000 तक का हुआ, 1 लाख तक का। वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चरण की बात है। ये कांग्रेस पार्टी ने 3 चरण में कर्जा माफ करने के लिए प्रक्रिया बनाई थी। उनने पहले चरण में जो 700 करोड़ रुपए शिवपुरी जिला का किया था, तो उसमें सिंधिया जी ने खुद, जो विधायक जी को उस समय थे, इनने मंच पे से घोषणा की थी, इनने खुद सबको प्रमाण पत्र दिए थे, जसवंत जी ने और सिंधिया जी ने जी किसानों को। जी जसवंत जी, आप बताएं। आप दिनेश जी तो कह रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है और आप खुद उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। इन्होंने किसानों को प्रमाण पत्र दिए हैं। हाँ दिनेश जी, 1 मिनट, फोन लाइन पे हैं। अब आपने अब जो भी कहना था कह दिया। अब जसवंत जी का उत्तर सुन लीजिए, फिर हम आपके पास फिर आते हैं। जी जसवंत जी। दिनेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी कि हमने प्रमाण पत्र बांटे हैं जी। केवल किसान आज प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है। सिंधिया जैसे लीडर जो सरकार का हिस्सा थे अप्रत्यक्ष रूप से, और उनके द्वारा प्रमाण पत्र बंटवाए गए, तो प्रमाण पत्र केवल से कर्ज माफ नहीं हो जाता। कर्ज माफी के लिए 40-45 हजार करोड़ रुपए देना पड़ता था, देना पड़ेगा, और वो हम नहीं दे पाए। हमने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, तो ये 3 किस्तें कहां से आ गई? और अगर इन 3 किस्तों में कर्जा माफ करना था तो इनको पहले बोलना चाहिए था, और पैसा नहीं था तो आप 16,000 करोड़ रुपए केवल छिंदवाड़ा में कहां से आ गए था खर्च करने के लिए? 16,000 करोड़ के विकास कार्य केवल और केवल छिंदवाड़ा में किए गए, और विकास कार्यों के नाम पर, विकास के नाम पर, नीतियों के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता को चला गया। आप ये देखिए, क्या विकास कार्य ग्वालियर संभल संभाग में नहीं होना चाहिए थे? क्या रीवा सतना संभाग में नहीं होना चाहिए थे? कहाँ नहीं होना चाहिए थे? हर जो पैसा केवल छिंदवाड़ा में लगाया गया उस पर पूरे मध्य प्रदेश का हक था, मध्य प्रदेश के आम जनता का हक था। उसको केवल और केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री घोषित हुए माननीय कमलनाथ जी, और उन्होंने छिंदवाड़ा से बाहर निकल के मध्य प्रदेश की तरफ देखा नहीं। जी चलिए जसवंत जी आप सुनिएगा। दिनेश जी आपने सुन लिया होगा जसवंत जी की बात। जी अब क्या कहेंगे आप? छिंदवाड़ा भर था मुख्यमंत्री के लिए एकमात्र। देखिए, मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में भाई साहब के छिंदवाड़ा की जहां तक अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पहला एक ऐसी जगह है जो छिंदवाड़ा सबसे टॉप और 10 में आता है। वहाँ के सांसद माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो थे, उन्होंने पहले से छिंदवाड़ा के लिए अपना पूरा योगदान दे रखा था, और अब जो मुख्यमंत्री थे ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल में अलग से कुछ पैकेज दिया हो। ये तो सब अभी जब जो अभी ये विधायक जी माननीय हमारे करेरा विधायक जसवंत जाटव जी जो कांग्रेस में थे, जब के इनके वीडियो आप देख लीजिए, और आज जो बोल रहे हैं ये देख लीजिए आप। तो अब वीडियो तो ठीक है, लेकिन अब उनके साथ सिंधिया जी का समर्थन है, उनके साथ शिवराज जी की सरकार है,
बीजेपी के कैडर वो मतदाता हैं और वो खुद भी हैं। आप किस आधार पे करेरा में जीत का दावा करेंगे दिनेश जी? देखिए भाई साहब, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। इन्होंने जो सरकार ने गिराई है सबको पता है, किस कारण से गिराई है ये भी पता है, कैसे गिराई है ये भी पता है जी। तो ये किसी हर वोटर को पता है, जगह जगह पता है, सबको पता है। अभी ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ग्राम पंचायत नहीं है, कोई वोटर नहीं है जिसको पता नहीं हो कि इन्होंने सरकार गिराई है, इन्होंने लोकतंत्र की जो हत्या की है। बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं पता है दिनेश जी, बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं पता है। जो पता आप बोल रहे हैं वो बता सकेंगे क्या? जी, आपने कहा ना सबको पता है, हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। अगर आप खुलासा कर सके तो कर भी सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा इन्होंने सरकार क्यों गिराई, इस्तीफा क्यों दिया, ये आम जनता को पता है, करेरा के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता है। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है, वो आप बता सकते हैं क्या? देखिए भाई साहब, आपको स्टार्टिंग से बता दूं, जहाँ तक ऊपर से बड़े नेता के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि माननीय जो जितने भी विधायक थे इनको कमलनाथ जी सबसे ज्यादा पावर दिए थे, ठीक है। इसके बावजूद भी आप देखिए, सिंधिया जी से प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा गया, उन्होंने कहा तुलसी सिलावट जी को बना दो। उप मुख्यमंत्री के लिए कहा गया, उन्होंने कहा तुलसी सिलावट को बना दो। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने उनको इतना सम्मान दिया, विधायकों को यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरह पावर दिए। जिस जहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक थे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रखा, लेकिन इन्होंने लालच में आके सरकार गिराई है, वो तो सबको पता है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, आपका किसी सवाल? नहीं, इसमें तो कोई खास सवाल उठता नहीं, चाहे दिनेश जी से या जसवंत जी से। दिनेश जी या जसवंत जी से किसी से आपका सवाल है क्या? नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ जो पूर्व विधायक हैं जसवंत जी कि भाई कांग्रेस इस समय 2 ही आरोप लगाएगी इस चुनाव में कि ये सरकार आपने पैसा लेकर के गिराई है और लोकतंत्र की हत्या की है। इन दोनों बातों का आप उत्तर क्या देंगे? जी जसवंत जी। रमेश जी सवाल कर रहे हैं कि 2 ही आरोप लगाएगी कांग्रेस के, पैसा लेके सरकार गिराई है और लोकतंत्र की हत्या की है। जनता जब पूछेगी इसका उत्तर क्या देंगे आप? पूरा मध्य प्रदेश और देश जानता है सिंधिया जी के बारे में जी, कि सिंधिया जी क्या है, उनकी अपनी हैसियत क्या है। ऐसा कौन है मध्य प्रदेश में जो सिंधिया को खरीद सकता है जी। और अगर ये आरोप लगा रहा है, इनके आरोप बेबुनियाद हैं। सब जानते हैं, सिंधिया जी के चरित्र को जानते हैं, सिंधिया जी की लोकप्रियता को जानते हैं, उनके अपने अनुभवों को लोग जानते हैं, कितने वो किस हैसियत के व्यक्ति हैं। कभी भी उन्होंने लोभ लालच। सिंधिया जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो जो विधायक इस्तीफा दिए हैं उनके लिए बोल रहे हैं। हाँ, सिंधिया जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो विधायक इस्तीफा दिए हैं उनके लिए बोल रहे हैं। आप जी देखिए, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो सिंधिया जी को बोल रहा है। हम सिंधिया जी के सिपाही हैं और सिंधिया जी के सिपाही के रूप में हमने प्रदेश की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा दिए है और हमें अपने इस्तीफा देने पर गर्व है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव जसवंत यादव का है, न किसी अन्य का। मैं अपने मित्र भाई को बता दूं, दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश के सशक्त नेतृत्व में ये चुनाव है और राष्ट्र और समाज के लिए चुनाव है। कोई आरोपों प्रत्यारोपों का चुनाव नहीं है। ये मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए चुनाव है। वो माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देने के लिए चुनाव होने जा रहा है। और जी जी जसवंत जी, दिनेश जी, रमेश शर्मा जी एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन जसवंत जी, एक सवाल हमारा छोटा सा आपसे है। आपने कहा सिंधिया जी के आप सिपाही हैं, तो आप सिंधिया जी के सिपाही हैं तो बीजेपी के नहीं है? जसवंत जी, हेलो जसवंत जी, मेरी आवाज आ रही? हेलो। हाँ दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर, आ रही है। हाँ? और मैं हूँ आउट ऑफ प्लेस हो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। जी जी, दिनेश जी से सवाल। रमेश जी। नहीं, दिनेश जी से एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, ये ठीक है कि कमलनाथ जी की सरकार पर 3-4 आरोप बहुत जबरदस्त है। कन्यादान योजना में उन्होंने 51,000 की घोषणा की, लेकिन किसी कन्या को 51,000 नहीं मिला। फसल बीमा योजना का जो बोनस का पैसा था, वो बोनस का पैसा किसानों तक पहुंचा नहीं। ये ठीक है कि 2 चरण में 50,000 और 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए, लेकिन 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान ओवरड्यू में आ गए और उनके ऊपर अलग से ब्याज लगता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों का आप क्या उत्तर देंगे? दिनेश जी। जी भैया।
सवाल किया रमेश जी, आपको सुनाई पड़ा क्या? वो सुनाई पड़ा है मेरे को। अभी रमेश जी ने जो कहा है कि 51,000 रुपए कन्यादान योजना के लिए जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप वित्त प्रमाण कहीं से भी इस बात को निकालवा लीजिए आप तो, कि 51,000 रुपए जो घोषणा की थी वो दिए या नहीं दिए जी। दूसरी बात, ये अभी मैं एक बात उनकी नहीं सुन पाया, उन्होंने क्या कहा है, ये जो 51,000 की बात है, 51,000 तो कहीं से आप किसी भी जगह निकलवा लीजिए जहाँ पे कन्यादान योजना के लिए सरकार के द्वारा अगर राशि दी गई है तो उनका विधिवत रिकॉर्ड है, वो तो उसमें तो कोई वही नहीं है। नहीं, रमेश जी कहना है कि नहीं मिल पाया, घोषणा हुई थी लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो विधिवत रिकॉर्ड में है और जहाँ जिस कन्याओं को दिया है उनको पता है जी। जनपद से आप कहीं से भी निकलवा लीजिए उसको, तो पूरी लिस्ट हर जनपद में मिल जाएगी जहाँ जहाँ कन्यादान योजना से मुख्यमंत्री जी ने जो कन्यादानों के लिए 51,000 रुपए की घोषणा की थी वो दिए हैं, बिल्कुल ही हमारे यहाँ दिए आपको, तो मैं वित्त प्रमाण के साथ आपको भिजवा दूं। चलिए आपके पास यही एक मुद्दा है कि लोकतंत्र की उन्होंने हत्या की है। बिल्कुल साहब, सरेआम हत्या की है, पैसा लिए, पैसा की लालच में इन्होंने सरकार गिराया है और ये सब जनता को पता है, हमको हम ही को नहीं, पूरा क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये 24 उपचुनाव होना, 22 जगह से इन लोगों ने जो भाई ये कह रहे हैं हम सिंधिया जी के सिपाही है, तो इसका मतलब कांग्रेस का कुछ भी नहीं देगा तुम्हारे पास जी। भाई कांग्रेस के संबल पर तो तुमने चुनाव लड़ा, सिंधिया जी ने थोड़ी ना वोट डाला था, वोट तो जनता ने डाला था, करेरा विधानसभा के वोटरों ने वोट दिया था, जनता का विश्वास आपने विश्वासघात किया है। चलिए अब सिंधिया जी का कल में सब जी सर, सिंधिया जी अब बीजेपी के साथ है, कुछ तो मतदाता है सिंधिया जी के साथ वहाँ जो जाटा जी के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात दोहराना भी चाहता हूँ कि सिंधिया जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भी जिनके जितने भी बड़े नेता हैं पूरे आ जाए उपचुनाव में, ये पूरी ताकत लगा ले, तन मन धन तो इनके पास है, क्योंकि इनके पास 50-50 करोड़ रुपए मिले हैं, सबको ऐसे सुनने में आया है कि 50 करोड़ विधायक ने मिले हैं और 100 करोड़ मंत्रियों ने मिले हैं, हमारी जहाँ तक सुनने में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरी तन मन धन से भी पूरी ताकत लगा दें, फिर भी ये बीजेपी की सीटें नहीं निकाल पाएंगे। चलिए प्रागीलाल जी बीएसपी से आए हैं और ऐसे सुनाई पड़ रहा है कि उनको टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको साइड किया जा रहा है। देखिए साहब, ऐसा अभी कुछ नहीं है, मेरी भी जहाँ तक ऊपर जो भी बड़े नेता है और 9 से मेरी बात हुई थी, माननीय कमलनाथ जी से भी मेरी 2 बार बात हो चुकी है इस संबंध में, मैं उनसे मिलके आया हूँ और भी जो जितने लोग टिकटधारी है वो भी मिलके आए हैं, तो उन्होंने साफ शब्द में बोल दिया था कि भाई अभी जो पार्टी में आ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, पार्टी के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन टिकट हम उसी को देंगे जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी में अपना जी जान लगा रहे हैं, टिकट के लिए अभी जो नए जो जुड़ रहे हैं वो अभी विचार न करें, ऐसा कमलनाथ जी ने खुद मेरे से कहा था। चलिए तो आप आश्वस्त हैं, मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि आप भावी विधायक है। जी भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। चलिए जी हृदय जी। जी सर। अभी दिनेश जी ने काफी कॉन्फिडेंट हैं वो कि वो चुनाव जीतेंगे, अब दिनेश जी बेहतर रहेंगे कि प्रागीलाल जी? जी प्रागीलाल जी, चूंकि मैं आपको बताऊं कि जो दिनेश परिहार हैं वो युवा हैं अभी, और युवा में इनकी पकड़ अच्छी है और ये सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहे हैं। जहां कभी कोई दान देने की बात आती है तो अन्य विधायक अगर 11,000 रुपए का दान देते हैं तो 51,000 रुपए वहां पे दान दे जाते हैं, तो अच्छा। कहीं ना कहीं इनकी आपसी पकड़ भी क्षेत्र में ठीक है। और हो सकता है माने प्रागीलाल जी की अगर टिकट इन्हें मिलता है तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा साथ मिलेगा। अच्छा, और प्रागीलाल जी के साथ? प्रागीलाल जी के साथ ये स्थिति है कि चूंकि पहले जो बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी के जो उनके वोट बैंक है वो भी साथ में है, और चूंकि कांग्रेस के आ गए हैं तो अगर जाटव में अगर होता है चुनाव तो प्रागीलाल जी सीट निकाल ले जाएंगे वहां से, करेरा से। अच्छा, और खटीक आप बोल रहे थे कि अगर शकुंतला खटीक को मिलती है तो जाति समीकरण क्या फिट बैठेगा? खटीक ज्यादा है कि जाटव वोट ज्यादा है? जी वहाँ पे करेरा जो क्षेत्र है वो खटीक समाज ज्यादा है, उनका वोट बैंक ज्यादा है वहाँ पे। तो फिर शकुंतला जी भी बेहतर कैंडिडेट है? जी नहीं, आप क्या कहते हैं? नहीं, अब शकुंतला जी को अगर वहां से टिकट मिल जाता है कांग्रेस से, हाँ, तो यहाँ पे जसवंत जाटव लड़ते हैं चुनाव भाजपा से, हाँ, तो कहीं ना कहीं पर जो पुरानी कार्यशैली रही है शकुंतला खटीक की, हाँ,
उसको दरकिनार करके जसवंत जाटव को पुनः फिर वोट दे सकती है जनता। चलिए रमेश जी, आपने बहस सुन ली, अब आपको क्या लग रहा है? स्वाभाविक रूप से जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, करेरा में भी चुनाव भारी दिलचस्प होगा और दिलचस्पी के साथ साथ कांग्रेस के और बसपा का जो चेहरा सामने आएगा उस पर बहुत निर्भर करेगा। ये चुनाव मैन टू मैन जो कांटेक्ट है और अप्रोच है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। इस चुनाव में पैसा खर्च होने का उतना महत्व नहीं है, उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं की टीम कितनी संलग्नता के साथ जुड़ती है और एक एक मतदाता से संपर्क करती है, ये रिजल्ट उसको प्रभावित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, हृदय साहब का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने जिस करेरा विधानसभा सीट की बात की वहां उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि बसपा को बीते 3 माह से अच्छे वोट मिल रहे हैं, 3 चुनाव से अच्छे वोट मिल रहे हैं। 2018 में बहुजन समाज पार्टी को 40,000 से ज्यादा, तो वहीं 2013 में 45,000 से अधिक मत मिले थे। इसके पहले 2008 में बसपा 23,000 से ज्यादा मत हासिल कर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बाबू राम नरेश ने चुनाव में तीसरा स्थान हासिल किया था। हालांकि बीते 3 चुनाव में बसपा का ये अच्छा प्रदर्शन प्रागी लाल के चुनाव लड़ने पर था, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का गणित है कि अगर बसपा का वोट बैंक प्रागी लाल के साथ कांग्रेस के खाते में आ गया तो भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। बहरहाल इस सियासी गणित के बीच करेरा में किसे कामयाबी मिलती है, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।